हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कोलॉइड्स क्या होते हैं? चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कोलॉइड्स क्या होते हैं। कोलॉइड्स हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज होते हैं। कौन कौन सी जगह पे, किन किन सब्सटेंसेस के रूप में हम कोलॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। आपने बड़े लोगों को शेविंग करवाते तो अवश्य देखा होगा। जब एक बार्बर शेविंग करता है तो वो जेल या क्रीम लगा करके फॉर्म तैयार करता है। वो फॉर्म जो आपने देखा है किसी भी बार्बर की शॉप पर, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। मिल्क को तो कौन नहीं जानता। मिल्क जो है वह भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही एक एग्जांपल है। इसी प्रकार से फॉग या स्मोक जो आप विंटर सीजन के अंदर देखते हैं, वो भी कोलॉइड्स का एग्जांपल है। इसी प्रकार से डिटर्जेंट को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं तो वहां पर जो सॉल्यूशन बनता है वो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। इसी टाइप से एरोजेल, ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर जब पड़ी हुई होती है तो वो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। पेंट इसी प्रकार का एग्जांपल है। तो कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे कोलॉइडल सॉल्यूशन अर्थात कोलॉइड्स मौजूद है। अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जब किसी कोलॉइड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन के रूप में ले आते हैं, अर्थात किसी कोलॉइडल पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन को कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें पार्टिकल का जो साइज है वो 1 to 100 नैनोमीटर के बीच हो। अर्थात इट इज द टाइप ऑफ द मिक्सचर, या हम कह सकते हैं इट इज द सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन द 1 to 100 नैनोमीटर, जिसमें पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच हो। उसको हम क्या कहते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन की और भी कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे जो भी कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स हैं अंदर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अर्थात वहां आप नेक्ड आईज से डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये सॉल्यूट का पार्टिकल है अर्थात कोलॉइड है और ये सॉल्वेंट का पार्टिकल है, आप नहीं पहचान सकते। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वो, आप उनमें बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक और ऐसा ही फीचर कि जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद जब हम उनको रख देते हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन कभी सेट नहीं होते। बॉटम में जाकर के पार्टिकल्स जो हैं वो सेट नहीं होते। इट मींस उन पे ग्रेविटी काम नहीं करती। वो ग्रेविटी की प्रेजेंस में भी इन द सॉल्यूशन मूविंग स्टेट में रहते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो दे डू नॉट सेटल डाउन। तो आपने जाना कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हो, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके कितने फेज होते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन के फेज कितने होते हैं, कितने भाग होते हैं? जैसे किसी सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, 2 फेज होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। उसी टाइप से हमारे पास जो कोलॉइड्स हैं उनके भी 2 फेज होते हैं। वो 2 फेज कौन कौन से हैं? पहला फेज है डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज, इस डिस्पर्स फेज को आप ऐसे मानो कि किसी सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट वाला पार्ट है। सॉल्यूट वाला पार्ट सॉल्यूशन में वो तो कम मात्रा में होता है ना। किसी भी सॉल्यूशन का जो भाग है जो कम मात्रा में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं ना। उसी टाइप से इट इज द कंपोनेंट present in the small proportion
इट इज जस्ट लाइक अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूट कम मात्रा में होता है, कम प्रोपोर्शन में होता है, स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है, उसी प्रकार से जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो पार्ट कम मात्रा में होगा उसको हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे। उसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे सिल्वर इन वाटर। सिल्वर इन वाटर, वाटर लिया एक बीकर में, उसमें कुछ सिल्वर के पार्टिकल्स ऐड कर दिए हमने, तो उसमें वाटर एक्सेस क्वांटिटी में है, जबकि सिल्वर के जो पार्ट्स हैं वो कम है, तो सिल्वर जो है उस सॉल्यूशन के अंदर वो डिस्पर्स फेज है, डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल हो गया सिल्वर इन वाटर। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो होता है डिस्पर्स मीडियम। मीडियम जो अपने अंदर डिसॉल्व करता है, जैसे सॉल्यूशन होता है उसके अंदर डिसॉल्व करने वाला कौन होता है? सॉल्वेंट, जो एक्सेस क्वांटिटी में होता है। इसी तरीके से जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो एक्सेस क्वांटिटी में होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, उसको हम डिस्पर्स मीडियम कहते हैं। डिस्पर्स मीडियम, इट इज द component which is present in excess amount, that is called the disperse medium। तो ये इस प्रकार से हमारे पास दो फेज थे कोलाइडल सॉल्यूशन की। आइए अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन जो 3 टाइप के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन। तीनों में मेनली डिफरेंस क्या है, हम तीनों में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, इसको भी जानेंगे। उससे पहले हम ये देखें कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। ये देखिए आप इस डायग्राम के अंदर, यहाँ पर पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है। कितना? 1 नैनोमीटर से कम। तो दो सॉल्यूशन इन विच the size of particle is less than 1 nanometer are called true solution. Second type of solution are called the colloidal solution. Colloidal solutions are those solutions in which the size of particles are in between 1 to 100 nanometer. Similarly, suspension, it is a third type of the solution. Suspension, those solution in which the size of particle is greater than 100 nanometer, जिसमें पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन। आइए अब हम देखते हैं इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस में डिफरेंसेस क्या है। चलिए, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी और उनमें डिफरेंस भी आ जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस, ट्रू सॉल्यूशन अपीयर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब दे आर होमोजीनियस इन नेचर, होमोजीनियस होते हैं। इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानना आसान नहीं होता। दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सो दे आर कॉल्ड होमोजीनियस, होमोजीनियस होते हैं। बट कोलाइडल सॉल्यूशन दे अपीयर्स होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो लगते तो हमें होमोजीनियस है, बट असलियत में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप ले लें तो सॉल्यूट को अलग देख सकते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग नजर आ जाएंगे। और सस्पेंशन तो हेट्रोजीनियस ही होते हैं प्योरली। ठीक है। दूसरा, ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर हम किसी ट्रू सॉल्यूशन को तैयार करके, हमने साल्ट ले लिया, वाटर के अंदर डिसोल्व कर लिया, सॉल्यूशन तैयार कर लिया, वो ट्रू सॉल्यूशन है। उसके अगर हम आर पार देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, मींस दे आर ट्रांसपेरेंट। बट कोलाइडल सॉल्यूशन आर ट्रांसलूसेंट, अर्थात हम इनके आर पार देखेंगे तो हमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा नजर आएगा और थोड़ा थोड़ा नहीं नजर आएगा, मतलब क्लियर नजर नहीं आएगा, तो दे आर ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट, सस्पेंशंस, दे आर प्योरली ओपेक, वी कांट सी थ्रू आउट देम, दे आर ओपेक। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, जैसा हमने पहले अभी स्टडी किया। दूसरा, कोलाइडल पार्टिकल के साइज की जो रेंज होती है 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होती है, और सस्पेंशन जो होते हैं वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। चौथे डिफरेंस की ओर चलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं दे आर नॉट विजिबल
उनके जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते इवन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम ट्रू सॉल्यूशन को देखते हैं तो दे आर नॉट विजिबल। कोलाइडल सॉल्यूशन को देखेंगे तो वो हमें नेक्ड आई से तो विजिबल नहीं होंगे, लेकिन हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देख पाएंगे। इसी प्रकार से हमारे पास सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज तो 100 से बड़ा है ना, तो दे आर इजीली विजिबल विद नेक्ड आईज। इनको नेक्ड आईज से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट, एंटायर सॉल्यूशन प्रोसेस थ्रू फिल्टर पेपर। अगर हम ट्रू सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में से पास करते हैं तो वो फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाएंगे, एसपीएम में से भी पास हो जाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। बट कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाएगा, लेकिन वो एसपीएम में से पास नहीं होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारे पास सस्पेंशन चाहे फिल्टर पेपर हो ऑर्डिनरी, चाहे एसपीएम हो, उसमें से पास नहीं होते हैं। ठीक है, अगले डिफरेंस पे चलते हैं। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और सस्पेंशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही बातें। पार्टिकल की रेंज जो है ना काफी बड़ी हो जाती है, जिससे कुछ पार्टिकल्स जो है वो टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी करते। लेकिन ये कंफर्म है कि कोलाइडल पार्टिकल्स की जो रेंज है वो टिंडल इफेक्ट दिखाने में परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। हमने ट्रू सॉल्यूशन तैयार किया, साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके रख दिया, हम 1 घंटे वेट करें, 2 घंटे वेट करें कि साल्ट उसमें नीचे सेटल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, कभी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जो डिस्पर्स फेज होता है डिस्पर्स मीडियम के अंदर, ग्रेविटी की वजह से कभी सेटल नहीं होता बॉटम में। ठीक है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते, वो उस सॉल्यूशन में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, बट सस्पेंशन के अंदर तो ड्यू टू ग्रेविटी पार्टिकल्स सेट हो जाते हैं, जो सॉल्यूट है, अर्थात जो डिस्पर्स फेज है वो बॉटम में जाके सेट हो जाएगा, और हम कह सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटी दे में इजिली सेटल डाउन। इसके एग्जांपल देखें, जैसा मैंने पहले आपको बताया, साल्ट इन वाटर, किसका, ट्रू सॉल्यूशन का, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरीके से आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तब भी वो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल हमारे पास जैसे यहाँ पे दिया हुआ ब्लड, और हमने पढ़ा था मिल्क, ऐसे एग्जांपल है जो कोलाइडल सॉल्यूशन के हैं। और सस्पेंशन का एग्जांपल जैसे चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो सस्पेंशन बनेगा, और सैंड को भी यदि हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो भी सस्पेंशन बनेगा। तो ये था हमारे पास बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। चलिए इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पर। कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन, इतने सारे कोलॉइड्स हमारे चारों ओर मौजूद हैं, बहुत सारे। अब उनको यदि हम क्लासिफाई नहीं करेंगे तो उनकी स्टडी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, उनके बारे में बताना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उनको क्लासिफाई करना जरूरी है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन करने से पहले ये बात आती है कि हम उनको क्लासिफाई कितने तरीके से कर सकते हैं। कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो वो 3 तरीके से किया जा सकता है। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नंबर 1, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड मीडियम। जो हमारे पास फिजिकल स्टेट होती है वो 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस मेनली। तो उनके बेस पे अगर हम कोलॉइड्स को डिवाइड करते हैं कि डिस्पर्स फेज की क्या फिजिकल स्टेट है, डिस्पर्स मीडियम की क्या फिजिकल स्टेट है, उसके बिहाफ पे हम कोलॉइड्स को डिवाइड करते हैं। दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है नेचर ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में जो इंटरेक्शन है, जो फोर्स लग रहा है, उसका नेचर कैसा है, उसके बिहाफ पे वो भी जानेंगे हम। तीसरा जो टाइप है कोलॉइड्स को क्लासिफिकेशन करने का वो है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के हैं उसके बिहाफ पे। तो वी कैन क्लासिफाई द कोलॉइड्स on the basis of 3 categories: physical state of disperse phase and medium,
Second is nature of interaction between dispersed phase and dispersed medium. Third one is type of particles that disperse phase. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की स्टेट कौन सी है, उसके बिहाफ पे जो कोलॉइड्स हमको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की जो स्टेट्स हैं उसके बिहाफ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। उनको क्या बोला जाएगा वो यहाँ पर है इस वाले कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर, और फोर्थ कॉलम में उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले देखते हैं डिस्पर्स फेज। यदि हमारे पास सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड है, अर्थात घुलने वाला भी सॉलिड है और घोलने वाला भी सॉलिड है, तो उस कोलॉइड को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सॉलिड सोल। और सॉलिड सोल के एग्जांपल जैसे ग्लास, कलर्ड ग्लास स्पेशली। कलर्ड ग्लास में क्या होता है, कलर ऐड करते हैं ग्लास के अंदर, तो ग्लास भी सॉलिड है जो ज्यादा क्वांटिटी में, अर्थात डिस्पर्स मीडियम बोलेंगे वहां पर, और जो कलर है वो भी सॉलिड है, वो डिस्पर्स फेज का काम करेगा। तो डिस्पर्स फेज इज हियर कलर और डिस्पर्स मीडियम इज हियर ग्लास, दोनों को मिक्स करके कलर्ड ग्लास बन गया, है ना। तो कलर्ड ग्लास इज द सॉलिड कोलॉइड बोला जाएगा। डिस्पर्स फेज सॉलिड, कलर सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम ग्लास वो भी सॉलिड है, तो दोनों ही यहाँ पर सॉलिड है। तो इस तरीके के कुछ और भी एग्जांपल हो सकते हैं जैसे जेमस्टोन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डिस्पर्स फेज सॉलिड है बट डिस्पर्स मीडियम यहाँ पर लिक्विड के अंदर है। ये देखिए डिस्पर्स मीडियम लिक्विड के अंदर है और इसको बोलते हैं सोल। सोल में आप बहुत सारे ले सकते हैं जैसे पेंट, सेल्फ फ्लूइड। इसमें जो हमारे पास डिस्पर्स मीडियम है वो लिक्विड फेज में होता है और डिस्पर्स फेज जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। चलिए नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो है एरोसोल का। एरोसोल क्या होते हैं? Aerosols are those solution in which dispersed medium is the gas and dispersed phase is the solid. जिसमें dispersed phase तो solid हो और dispersed medium gas हो, गैस ज्यादा मात्रा में हो। जैसे एग्जांपल smoke particles in air और dust particles in air। dust जो है solid है, smoke जो है solid है, और इन गैस एयर में अगर ये फैले रहते हैं, घूमते रहते हैं, smoke particles, dust particles, तो वो aerosol बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन का है वो है जेल। आपको इसका भी एग्जांपल याद रखना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एरोसोल, जेल, इमल्शन और ये जो फोम है इनको आपको याद रखना है कि इसमें डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स फेज क्या होता है। जेल क्या होता है, आपने काफी देखा है जेल में डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होता है, डिस्पर्स फेज लिक्विड स्टेट में होता है, अर्थात सॉलिड ज्यादा होगा लिक्विड कम होगा। और ऐसा एग्जांपल जो है वो चीज है, बटर है, जेलीज है। जेलीज तो आपने बहुत देखी होंगी, तो जेलीज के अंदर जो सॉलिड होता है वो ज्यादा होता है जबकि लिक्विड जो है वो कम मात्रा में होता है। इसी तरीके से इमल्सन में डिस्पर्स मीडियम जो होगा वो लिक्विड होगा और डिस्पर्स फेज जो है वो भी लिक्विड होगा, जैसे हेयर क्रीम हो गई, मिल्क हो गया। इसी टाइप से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एरोसोल का है। एरोसोल के अंदर डिस्पर्स मीडियम गैस होगा पर डिस्पर्स फेज देखिए यहाँ पर लिक्विड है। और ऐसा एग्जांपल जो है वो फॉग का है। फॉग के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स है अर्थात वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि एयर गैस, तो एयर के अंदर फॉग के पार्टिकल्स, एयर के अंदर मिस्ट के पार्टिकल्स, क्लाउड्स, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे जो हम करते हैं उनमें लिक्विड की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है और वो गैस में स्प्रे होते हैं। इसी तरीके का सॉलिड सोल है। सॉलिड के अंदर किसी गैस को डिसोल्व कर दिया जाए, किसी गैस की क्वांटिटी कम ले और सॉलिड की ज्यादा ले ले, तो वो हमारे पास बनेगा टाइप ऑफ कोलॉइड्स में सॉलिड सोल। सॉलिड सोल में स्टोन है, फोम है, रबर है, इसके कुछ एग्जांपल हैं। इसी तरीके का लास्ट हमारे पास जो है वो है फोम। फोम के अंदर जो हमारे पास डिस्पर्स मीडियम होगा वो लिक्विड होता है और डिस्पर्स फेज जो है वो गैस होता है, जैसे फ्रोथ, झाग होते हैं, व्हिप्ड क्रीम होती है ना, लेदर होते हैं। तो ये हमारे पास पहला जो क्लासिफिकेशन का बेस था, फिजिकल स्टेट कैसी है डिस्पर्स फेज की और डिस्पर्स मीडियम की, उसके यहाँ पे हमने कॉलॉइड्स को क्लासिफाई किया। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में सॉलिड सोल, एरोसोल, जेल, इमल्सन, एरोसोल, सॉलिड सोल और फोम, ये कैटेगरी है जिनमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम आपको ध्यान रखना है। चलिए
अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसी है उसके बिहार पे हम कोलॉइड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड्स क्या होते हैं? The colloidal solution in which the particles of the dispersed phase have a great affinity, अर्थात attraction हो for the dispersed medium। dispersed phase और dispersed medium के बीच में क्या हो? attraction हो, love हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो। वो कौन कौन? dispersed phase और dispersed medium, तो वो कहलाते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। फिलिक मीन्स टू एफिनिटी, अर्थात लगाव किसकी तरफ? डिस्पर्स फेज का डिस्पर्स मीडियम की तरफ लगाव। ऐसे कुछ एग्जांपल गम, जिलेटिन, स्टार्च के पार्टिकल्स वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनके साथ कंबाइन होना चाहेंगे। गम के अंदर गम के पार्टिकल्स वाटर की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे। प्रोटीन है इसका एग्जांपल, रबर है इसका एग्जांपल, ये लायोफिलिक है, इनमें इंटरेक्शन ज्यादा होती है अर्थात अट्रैक्शन होती है। दूसरा जो है इसके जस्ट रिवर्स है, लायोफोबिक कोलॉइड्स, दोज कोलॉइडल सॉल्यूशन इन व्हिच देयर इज नो affinity between the particles of the dispersed phase and the dispersed medium, they are called the lyophobic colloids। lyophobic colloids वो होंगे जिसमें dispersed phase और dispersed medium में कोई affinity ना हो, कोई attraction ना हो, उसकी तरफ ना जाए, lyophobic colloids कहलाते हैं। Such solution are formed with difficulties, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं है तो डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम के साथ कंबाइन ही नहीं होगा, इसलिए सच सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड विद डिफिकल्टीज। कुछ ना कुछ हमें वहां मेथड लगा के उनको कंबाइन करना पड़ेगा, अपने आप से उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जांपल जैसे सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स लाइक सिल्वर है, गोल्ड है, इसका सॉल्यूशन तैयार करें तो सिल्वर गोल्ड डू नॉट हैव एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, तो सॉल्यूशन जो है कोलॉइडल जो बनेगा वो लायोफोबिक बनेगा अगर हम इनको लेते हैं तो। इसी प्रकार से हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स हैं, आयरन के हैं, मेटल सल्फाइड्स हैं जैसे AS2S3, इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं दे डू नॉट हैव एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर, मींस दे do not attracted by the dispersed medium, so dispersed phase and dispersed medium haven't any affinity, उनमें कोई एफिनिटी नहीं होती है। तो इस प्रकार हमारे पास दो टाइप के कोलॉइड्स हो गए हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स। याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे जो इन लायोफिलिक और लायोफोबिक जो सोल्स है कोलॉइड्स है उनमें डिफरेंस की ओर, दोनों में क्या डिफरेंस है, लायोफिलिक सोल्स या लायोफोबिक सोल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए फर्स्ट, they can be prepared easily by directly mixing with the liquid medium। अगर हम लिक्विड मीडियम में इनको कंबाइन करते हैं डिस्पर्स फेज को तो वो आसानी से कंबाइन हो जाते हैं, तो आसानी से इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। बट लायोफोबिक सोल्स दे कांट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, दे ओनली प्रिपेयर्ड विद द स्पेशल मेथड, इनको स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करेंगे, डायरेक्टली नहीं इनको प्रिपेयर कर सकते क्योंकि रिपल्सन है, उनमें अट्रैक्शन नहीं है। नेक्स्ट, लायोफिलिक जो हमारे पास कोलॉइड्स हैं या सोल्स हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल एंड दे आर नॉट इजीली गेट्स प्रेसिपिटेटेड, आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते बल्कि ये स्टेबल रहते हैं, एक बार बन गए तो बन गए। जबकि लायोफोबिक सोल्स जो हैं दे कैन बी इजीली प्रेसिपिटेटेड विद द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हम इनको आसानी से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। लायोफिलिक सोल्स दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, वंस precipitated can reform the colloidal solution by simply remixing with the dispersed medium। ये रिवर्सिबल है, हमने लायोफिलिक सोल्ट तैयार कर लिए हैं का रिवर्स कर सकते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम को आसानी से अलग किया जा सकता है। लेकिन लायोफोबिक में अगर हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो पहले तो प्रिपेयर ही नहीं होते, अगर किसी मेथड को लगा के हमने उनको प्रिपेयर किया है तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट, their surface tension is lower than the dispersed medium, जबकि इनके अंदर जो सरफेस टेंशन है वो लगभग सेम रहती है किसके, डिस्पर्स्ड मीडियम की सरफेस टेंशन की। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस था लायोफिलिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स में। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही डिफरेंस और दोनों की डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे
पेस की तरफ, जिसके यहाँ पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को या कोलाइड्स को क्लासिफाई करते हैं। और वो था टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। इसके बेस पे हम कोलाइड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ये वो कोलाइड होते हैं जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं और फिर कोलाइड्स बना दें। इसमें जो पार्टिकल का साइज रहेगा वो 1 नैनोमीटर से कम साइज के पार्टिकल्स लेंगे, उनको आपस में कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद उनको उस कोलाइडल रेंज के अंदर लेकर के आएंगे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। तो वो हमारे पास बन जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। व्हेन ऑन डिसोल्यूशन एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है, उनको एग्रीगेट करते हैं और उनको कोलाइडल रेंज के अंदर ले आते हैं, कोलाइडल डायमेंशन में ले आते हैं। इस टाइप के जो पार्टिकल होते हैं उनको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है इसके सोर्स ऑफ गोल्ड एटम्स और सल्फर मॉलिक्यूल्स। दूसरा टाइप का हमारे पास होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पर तोड़ा जाएगा और कोलाइडल रेंज में लाया जाएगा, अर्थात जिनके पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा था उनको तोड़ेंगे, तोड़ करके कोलाइडल रेंज में लेकर के आएंगे। जो हमारे पास कोलाइडल तैयार होगा वो मैक्रोमोलिकुलर होगा। मैक्रो मींस बिग, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स। तो दीज आर द सब्सटेंसेस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल्स which on dissolution, which on dissociation form the solution। और डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होंगे वो कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, प्लास्टिक है। इनको अगर हम तोड़ते हैं तो इनके साइज शुरू में तो बड़े होते हैं, लेकिन तोड़ने के बाद, स्प्लिट करने के बाद, डिसोल्यूशन के बाद कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। तो वो कहलाते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तीसरा हमारे पास है एसोसिएटेड कोलाइड्स। These are the substances which when dissolved in a medium behaves like normal electrolyte at a low concentration but behaves as a colloidal solution at a higher concentration। लो concentration पे colloidal particles की तरह एक्ट नहीं करेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेंगे, बट हायर कंसंट्रेशन पे colloidal particles की तरह एक्ट करते हैं। उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं एसोसिएटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे इसमें हम मिशेल फॉर्मेशन जो होती है वो देखते हैं। मिशेल फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे सॉफ्ट सॉल्यूशन है, ये आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे सॉफ्ट के मॉलिक्यूल्स। एक सॉफ्ट का एग्जांपल दिखा रखा है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट C17H35COO Na, जब ये स्प्लिट करता है तो C17H35COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में ये स्प्लिट कर जाता है। अब ये जो हमारे पास सॉफ्ट का मॉलिक्यूल है ये एग्रीगेट हो जाएगा और एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बना देगा, और वो जो स्फेरिकल एग्रीगेशन होगा जिसको हम मिशेल बोलेंगे वो एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जांपल है। हम जानेंगे अभी इसके बारे में अगले स्लाइड्स के अंदर। उससे पहले हम ये जान लें कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड। देखिए, मल्टी मॉलिक्यूलर formed by aggregation of the large number of atoms whose diameter is less than 1 nanometer, जबकि macromoleculars formed by the large size molecules which split and convert into the colloidal range particles। Associated molecules, they are formed by the aggregation of the large number of ions in the concentrated solution। Concentrated solution में large number of particles, ions के aggregate होने से जो colloids बनेगा वो associated colloids होगा। मल्टीमोलिकुलर्स लाइफिलिक नेचर में होता है, जबकि मैक्रोमोलिकुलर्स लाइफोबिक होता है, और एसोसिएटेड लाइफिलिक और लाइफोबिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं इनका मास इंटरमीडिएट होता है, जबकि मैक्रोमोलिकुलर्स का साइज बड़ा होता है तो उनका मास भी ज्यादा होता है। जबकि एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, आयंस, डिफरेंट आयंस, और एग्रीगेट होते हैं तो इसमें मॉलिक्यूलर मास बड़ा होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स held by weak van der Waals force, जबकि macromolecules held by stronger van der Waals force due to long chains। और associated molecules, they are associated with van der Waals force and van der Waals force increases with increase in the concentration। तो ये हमारे पास इनमें डिफरेंस था। चलिए जानते हैं what are मिशेल। मिशेल क्या है? जैसा हमने पढ़ा कि सॉफ्ट के मॉलिक्यूल्स जब आयनिक फॉर्म में हो, उनका एक पार्ट आयनिक हो, तो वो एग्रीगेट हो सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद, और
मिसेल की फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिसेल क्या होते हैं। देखिए, मिसेल्स आर द लिपिड मॉलिक्यूल्स that arrange themselves in a spherical form in an aqueous solution. The formation of micelle is a response to the amphipathic nature of fatty acids, meaning that they contains both hydrophilic part as well as hydrophobic part. इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो आयनिक पार्ट होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो लॉन्ग हाइड्रोफोबिक चेन होगी हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, तो ये देखते हैं कुछ मिसेल्स के एग्जांपल। सोडियम पार्मिटेट जिसका फॉर्मूला C15H31COONA होता है, और दूसरा स्टाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जिसका फॉर्मूला CH3CH2 15 टाइम्स और CH3 3 टाइम्स और N पॉजिटिव और Br नेगेटिव होता है। सोडियम लोराइल सल्फेट CH3CH2 11 टाइम्स SO3 O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं मिसेल्स के, और ये मिसेल्स बनाएंगे अभी ये किस फॉर्म में है, सोप और डिटर्जेंट की फॉर्म में है। ये सोप और डिटर्जेंट के एग्जांपल्स हैं। आगे चल के ये मिसेल फॉर्मेशन करते हैं। किस टाइप से ये मिसेल फॉर्मेशन करते हैं, आइए उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि सोप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अभी हमने देखा सोडियम स्टीरेट जिसका फॉर्मूला C17H35COONA है। अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो ये डिसोशिएट हो जाता है C17H35CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, अर्थात ये वाला जो पार्ट है इसका ये आयनिक पार्ट है, और इधर जो है C17 की एक लॉन्ग चेन है। जो C17 की लॉन्ग चेन है यहाँ पे आगे एक डायग्राम में दिखा रखी है, ये जिगजैग वे के अंदर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है, ये ऑयल सॉल्युबल है, ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होती है, डस्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है, ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होती है, अर्थात डार्ट ग्रीस ऑयल उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ये वाली जो चेन होती है। जबकि दूसरा पार्ट जो होता है ये वाला CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखिए ये जो है CO नेगेटिव है और ये Na पॉजिटिव है, शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है ये वाटर सोल्यूबल है, हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है, ये वाटर की तरफ भागेगी, जिधर इसको वाटर मिलेगा उधर जाएगा। जबकि ये गंदगी की तरफ जाएगी, डस्ट डर्ट ग्रीस ऑयल जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है। तो ये वाला जो सोप का पार्ट हो गया लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला, ये वाटर रिपेलिंग है जिसको बोलेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट। जबकि जो आयनिक पार्ट है जो शॉर्ट है वो हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका यही जो नेचर है यही इसको मिसेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। चलिए सोडियम स्टीरेट को अगर हम देखें तो वो कोलाइडल साइड्स का पार्टिकल है, और इसके दो पार्ट होते हैं जैसा अभी मैंने आपको बताया। एक नॉन पोलर पार्ट होता है जिसमें लॉन्ग चेन होती है, ये वाला पार्ट जो है, और इसको नॉन पोलर टेल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, स्ट्रक्चर इसकी जो है वो एक टैडपोल की तरह है। टैडपोल का हेड होता है, टैडपोल की टेल होती है, तो यहाँ पर भी इसके टेल हो गई। टेल जो है वो नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन वाली लॉन्ग चेन नॉन पोलर। जबकि जो ये वाला पार्ट है वो अलग है, तो इसके अंदर नॉन पोलर टेल होती है। दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी की तरफ नहीं भागेगी ये हाइड्रोफोबिक है। बट दिस पार्ट इज सॉल्युबल इन ग्रीस एंड ऑयल, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। सो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोफोबिक पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया शॉर्ट आयनिक पार्ट। इट इज ए पोलर ग्रुप which consist of carboxylate ion CO नेगेटिव, इसका ये वाला पार्ट CO नेगेटिव है। और दूसरा है पोलर पार्ट, ये वाला जो शॉर्ट आयनिक पोलर पार्ट है, इसके अंदर कार्बोक्सिलेट आयन होता है CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव इसका पार्ट है। तो ये पोलर आयनिक हेड होता है इसका। ठीक है, तो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, एक टैडपोल की तरह हो गया। इन द सॉल्युबल, अगर हम इसको देखते हैं तो ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और इनसॉल्युबल होता है ग्रीस के अंदर, ऑयल के अंदर। ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये था हमारे पास सोप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कि सोप का मॉलिक्यूल कैसा होता है। आइए अब जानते हैं कि मिसेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए जो मिसेल होता है उसके अंदर जो सोप मॉलिक्यूल्स है, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स है, दोनों ही मिसेल की फॉर्मेशन करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं वो।
तो जो भी डस्ट डर्ट ग्रीज है, ये जो यहाँ पर आपको बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डस्ट डर्ट या ग्रीज होगी, उसकी तरफ क्या होता है, जो नॉन आयनिक पार्ट होता है इसका, जिसको हाइड्रोकार्बन की हम चेन बोल रहे थे, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, वो उस डर्ट ग्रीज पे यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाता है। जबकि जो आयनिक पार्ट है वो बाहर की तरफ जो है एक स्फेरिकल पैटर्न में अरेंज हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से, इसी को बोलते हैं हम मिशेल। ये आयनिक पार्ट हो गया, ये नॉन आयनिक पार्ट हो गया। नॉन आयनिक पार्ट टुवर्ड्स द ग्रीस, ऑयल और डस्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि आयनिक पार्ट वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से जब इसका स्फेरिकल एग्रीगेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं मिशेल। तो मिशेल फॉर्मेशन या मिशेल की मैकेनिज्म क्या है बनने की, देखिए the stearate ions are therefore present on the surface of the COO negative groups in the water and hydrocarbon tail staying away from it remains at the surface। हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट है वो सरफेस पे रहेगा और आयनिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये स्टीरेट का जो COO नेगेटिव पार्ट है बाहर की तरफ। चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि जो मिशेल फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। देखिए स्टीरेट आयंस, ये वाला जो स्टीरेट आयंस है यहाँ पर COO नेगेटिव जिसमें है, वो वाला पार्ट वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, तो वो बाहर की तरफ रहेगा, ये अट्रैक्ट हो गया बाहर की तरफ। जबकि हाइड्रोकार्बन टेल स्टेइंग अवे फ्रॉम द वाटर, वाटर से दूर रहेगी और वो डस्ट डर्ट ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। Inside water, these molecules have a unique orientation and keep the hydrocarbon part out of the water। हाइड्रोकार्बन पार्ट वाला जो है वो आउट ऑफ वाटर रहेगा डस्ट डर्ट ग्रीस की तरफ, और आयनिक पार्ट बाहर की तरफ रहेगा। At critical Michel concentration, anionic part pulled into the bulk of the solution and form the cluster of the molecule। जब CMC critical Michel concentration होगी उस समय क्या होगा, उस समय जो आयनिक पार्ट है वो बाहर की तरफ और नॉन आयनिक पार्ट उसके डस्ट डर्ट ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और क्लस्टर बन जाएगा। इसी क्लस्टर को हम बोलते हैं मिशेल, और इस तरीके से मिशेल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके सॉप के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बाद में आइए अब हम जानते हैं कि सॉप क्लीनिजिंग एक्शन किस प्रकार देता है। आपको यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सॉप के मॉलिक्यूल का जो क्लीनिजिंग एक्शन होता है सेम उसी प्रकार से डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल का भी क्लीनिजिंग एक्शन होता है। अर्थात सॉप और मॉलिक्यूल के क्लीनिजिंग एक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यह जानते हैं कि सॉप किस प्रकार से क्लीनिजिंग एक्शन देता है। देखिए हमने पढ़ा कि जो सॉप है ये डिटर्जेंट है, उसका मॉलिक्यूल टेडपोल की तरह होता है। उसके दो भाग होते हैं, एक वाटर लविंग, एक वाटर रिपेलिंग। जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और जबकि जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो वाटर रिपेलिंग होता है। वो डस्ट डर्ट और ग्रीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो किस प्रकार से सॉप जो है वो मिशेल फॉर्मेशन करेगा, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, द क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सॉप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल by the soap molecule in such a way that the hydrophobic part in the oil, dirt या dust या grease या oil जो भी है उसकी तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अट्रैक्ट होता है, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रोजेक्ट्स आउट, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो शॉर्ट पार्ट होता है। इस डायग्राम के अंदर देखिए, जो डायग्राम नंबर 1 है ये एक हमारे कपड़े का सरफेस है, उसके ऊपर यहाँ पर ये जो स्फेरिकल शेप में दिखा रखा है ये डर्ट डस्ट या ग्रीस आप कुछ भी मान लीजिए या ऑयल की ड्रॉप मान लीजिए वो है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, दूसरे डायग्राम में हमको साफ नजर आ रहा है कि जो हमारा सॉप के मॉलिक्यूल्स है वो इस सरफेस पे आकर के स्टिक कर गए हैं। यहाँ पर भी एक चीज जो ध्यान देने की है वो ये है कि सॉप के मॉलिक्यूल की जो टेल है अर्थात हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक है, वाटर से दूर भागता है, वो डस्ट डर्ट और ग्रीस के सरफेस पे आकर के स्टिक कर गया, चिपक गया है, अर्थात उसको अपने साथ डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सिंस द पोलर ग्रुप्स इंटरेक्ट विद वाटर एंड सराउंडिंग बाय द सोप आयंस इज पुल्ड फ्रॉम द सरफेस एंड पुल्ड इनटू द वाटर। ये क्लीनिजिंग एक्शन है कि ये जो इस प्रकार से हमारे पास इसके अंदर सोप के मॉलिक्यूल्स डस्ट डर्ट या ग्रीस के सरफेस पे आकर के
हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो चिपक गया है। उस हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट के इस प्रकार से चारों ओर उस गंदगी के चिपकने के बाद जो हमारे पास स्फेरिकल पैटर्न बनता है को मिसल कहते हैं। तो मिसल की फॉर्मेशन हो गई, एक स्फेरिकल एग्रीगेशन हो गया। अब यही स्फेरिकल एग्रीगेशन वाले कपड़े को जब हम साफ पानी के अंदर से निकालेंगे तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट था वो गंदगी के साथ चिपक चुका था और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो था वो अभी भी फ्री है, वो क्लीन वाटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। तो जैसे ही हम उस साबुन लगे कपड़े को साफ पानी में से निकालेंगे तो वो हाइड्रोफिलिक पार्ट जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है वो क्लीन वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इस गंदगी को वहां से लेकर के साफ पानी में चला जाएगा। गंदगी हमारे साफ पानी के अंदर चली गई और कपड़ा हमारा साफ हो जाएगा। कभी कभी हमने देखा है कि हम कपड़ों को रगड़ते भी हैं, अर्थात हम वहां पर मशीन के द्वारा या हाथों के द्वारा कपड़ों को रगड़ते हैं। वो किस लिए रगड़ते हैं? ताकि जो हमारी डस्ट, डर्ट या ग्रीस या ऑयल है उसकी पकड़ कपड़े के सरफेस पे जरा हल्की हो जाए। हल्की होने के बाद फिर जो सोप के मॉलिक्यूल्स है, डिटर्जेंट है, वो इजीली उस गंदगी को लेकर के बाहर चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर तीसरे डायग्राम में स्फेरिकल फॉर्मेशन में एक मिशल जो है वो दिखाया गया है, जो गंदगी के चारों ओर सोप के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए हैं। यही जो मिसल्स हैं बहुत सारे बनते हैं और कपड़े के अंदर गंदगी को लेकर के बाहर चले जाते हैं और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से जो सोप है वो कपड़ों को क्लीन कर देते हैं और क्लीनिजिंग एक्शन देते हैं। आपको याद रखना होगा कि इसी प्रकार जो क्लीनिजिंग एक्शन है वो डिटर्जेंट का भी होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सोप किस प्रकार से कपड़ों को साफ करता है। आइए आज के गृह कार्य के रूप में हम कुछ क्वेश्चंस देख ले और इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनका जवाब देना है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट आर लायोफोबिक कोलॉइड्स? गिव वन एग्जांपल फॉर देम। लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या है, एग्जांपल देना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ सोल एंड जेल। सोल का आपको एग्जांपल देना है और जेल का आपको एक एक एग्जांपल देना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम इन मिल्क? अगर हमको मिल्क दे दिया जाए फिर हमसे पूछे कि मिल्क में बताइए कि डिस्पर्स फेज कौन है और डिस्पर्स मीडियम कौन है, ये आपको सर्च करना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सोल्स? लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल्स में क्या अंतर होता है? और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए, व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? व्हाई इज द टिंडल इफेक्ट शोन बाय द कोलाइडल सॉल्यूशन? टिंडल इफेक्ट क्या होता है और टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों दिखाते हैं? इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है और आशा है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप अपने टीचर से मिलकर उसका समाधान करें। धन्यवाद।